आज की बहस की शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी मदरसों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जो आदेश सभी शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किया था, उसे मानने से मदरसों को ही ऐतराज आखिरकार क्यों है? उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि सभी शिक्षण संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाएं, लेकिन मदरसों का कहना यह है कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। अब सवाल यह कि जो देश के संवैधानिक पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या इनका सम्मान करने में मदरसों को दिक्कत है? क्या मोदी विरोध की जो सोच है वो इतनी हावी है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तक एक फोटो लगाकर दिखाया नहीं जा सकता है? मदरसों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या उन्हें देश के प्रधानमंत्री की फोटो दिखाई जाएगी तो इसमें कुछ हर्ज है? और बड़ी बात यह भी है कि क्या मदरसे और मौलाना ऐसी ही कट्टर सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने जो नया फतवा जारी किया है वो ये कहता है कि मुसलमानों को उन घरों में रिश्ता नहीं बनाना चाहिए या अपने बच्चों का निकाह उन घरों में नहीं करना चाहिए जहां कोई बैंक में काम करता हो, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ब्याज पर आधारित है और ब्याज खाना इस्लाम में हराम है। एक फतवा मुस्लिम महिलाओं के लिए है जो ये कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को डिजाइनर और तंग बुर्के नहीं पहनने चाहिए, और इसीलिए हम ताल ठोक के आज ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या मदरसों के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी? मौलानाओं को कट्टरता प्यारी, मोदी विरोध की सोच भारी। बच्चों को पीएम का अपमान करना सिखाएंगे क्या मौलाना? मदरसों को मॉडर्न बनने से आखिरकार परहेज क्यों? और सवाल तो ये भी है कि देश का कानून नहीं, क्या सिर्फ शरीयत मानेंगे मदरसे? लेकिन ताल ठोक के बहस शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। वो जो जिन्होंने ये कहा है कि हम तस्वीर नहीं लगाएंगे वो दुरुस्त है, इस्लाम के फैसले के मुताबिक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको ये भी चाहिए कि वो हुकूमत से कोई इमदाद ना लें। आज आपसे वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कल तरह तरह के उसमें फितने पैदा करेंगे, जैसे कि तस्वीर लगाना है या छुट्टी हिंदू मज़ाहिब के मौके पर स्कूलों में छुट्टी देना है, दिलाना है, तो ये तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ सबको देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फोटो लगाना चाहिए। जो नहीं लगाता है वो इस देश के साथ प्यार नहीं करता। आप इस तरह का किसी को ना बोले, मैं अपने घर में क्यों नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाऊं अगर मुझे पसंद नहीं तो? मेरी मर्जी की बात है ना। अपने अपने प्राइवेट मदरसे हैं या प्राइवेट घर हैं, उनमें आप बोलोगे नहीं आप मजबूरन फलां की तस्वीर लगाइए, तो क्या फ़ायदा उस तस्वीर की बेइज्जती करनी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाऊंगा, ये गैर संवैधानिक, गैर व्यवहारिक कहा जाएगा। पूरे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये एक संवैधानिक पद होते हैं, का सम्मान जो ना करे इसका मतलब उसको भारत के संविधान में भरोसा नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये मदरसा ने अपना वही रूप दिखाने का काम किया। ये मुद्दे नहीं है कि आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये पता नहीं बीजेपी का टारगेट क्या है। आज आप मदरसों की बात कर रहे हैं, कल आप मंदिर में कहेंगे, कल आप चर्च में कहेंगे, परसों आप गुरुद्वारे में कहेंगे। मेरे प्रधानमंत्री का हर स्थान पर इस देश के बच्चे को भी सम्मान करना ही चाहिए, ये संवैधानिक भी है। देश की जनता के बहुमत से चुना हुई सरकार है। अब अगर इस देश में प्रधानमंत्री का नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? तो इसलिए निश्चित तौर से मदरसों को इस तरह का जो कदम उठाया है वो एक तरह से कानूनी उल्लंघन है और गैर कानूनी है। तो बहस में आए मेहमानों से आपका परिचय कराने से पहले आपको इस खबर की विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर में रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, खबर पूरी तरह सही है, खबरों में विशेषज्ञों की राय है और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये खबर 100% सही है। और आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अमन सिन्हा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के छात्रों को पढ़ाते हैं, अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखते रहते हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर हैं, टीवी डिबेट्स में आप अक्सर उन्हें देखते हैं, कांग्रेस का पक्ष वो रखते हैं।
हमारे साथ रिजवान अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, पेशे से वकील हैं, इस्लामिक मैरिज लॉ में उनकी विशेषज्ञता है, सामाजिक धार्मिक विश्लेषक भी हैं। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं, फिल्में बनाती हैं, लेखक भी हैं, टीवी डिबेट्स में वो अक्सर हिस्सा लेती हैं। हमारे साथ शाजिया खान हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ट्रिपल तलाक की पीड़ित हैं, मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे उठाती हैं, टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेती हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं जो कि इस्लाम के जानकार हैं, मुंबई में हाजी अली दरगाह कमेटी के सलाहकार हैं, इस्लाम से जुड़े मुद्दों पर टीवी डिबेट्स में आप अक्सर उन्हें देखते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। मेरा पहला सवाल मौलाना रशीदी जी आपसे है। तो पूरे देश के हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन मदरसों के नहीं है क्या? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो बेसिक बुनियादी हिस्सा है इस्लाम का, अगर हम किसी भी आदमी की तस्वीर अपने घर में या अपने दुकान पे लगाते तो हमारे लिए सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद साहब का, चूँकि वो अल्लाह के बाद में सबसे बड़े इंसान है हमारे लिए। अगर वो ना होते तो ये दुनिया ना होती, हमारा मानना ये है। इसलिए हमारे यहाँ तस्वीर लगाने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ना मदरसे में, ना दुकान पे, ना घर में। इसलिए हम ना घर में किसी की तस्वीर लगाते, ना दुकान पे लगाते, ना मदरसों में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए इस तरह की बातें उठाना कि साहब मदरसों में तस्वीर लगाएं और इसको गैर संविधानिक बताना, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि आप प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाना आपके लिए अनिवार्य है? ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। और जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं उनको या तो संविधान का पता नहीं या मोदी भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं जिनके लिए इसके अलावा कोई लफ्ज उनके पास है नहीं। चलिए, दूसरी बात सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर दूं। ये पिछले 4 साल से जब से मोदी हुकूमत आई है, ये इस तरह के उल जुलूल बातें पैदा करना आपने देखा होगा। कई सारे मदरसों को बंद कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वीडियोग्राफी नहीं की। 2000 टीचर्स, मुस्लिम मदरसों के टीचर्स, उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने से तनख्वाह रुकी। नहीं मौलाना साहब, हर बात में दिक्कत हो जाती है। देखिए, वही सवाल मैं पूछने वाली थी अभी, लेकिन मैं पूना वाला के पास जा रही हूँ, तहसीन नहीं, पूना मैं ये वाला। बता दूं फैक्ट क्या है। क्या बच्चों को, इस देश के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या उन्हें नहीं सिखाया जाना चाहिए कि उनका सम्मान होना जरूरी है? देखिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि वज़ीर आज़म इस देश के कौन है, राष्ट्रपति कौन है इस देश के, और वो ठीक है, पढ़ाना ठीक है। मदरसे में पढ़ाते हैं कि वज़ीर आज़म फलाने व्यक्ति है, राष्ट्रपति फलाने व्यक्ति है, लेकिन मेरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मुझे किसकी तस्वीर लगानी है संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर अगर किसी को नहीं लगानी है तो नहीं लगाएगी, चाहे नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हो या ना हो, तस्वीर नहीं लगानी है तो नहीं लगानी है। ये मुझे संविधान अधिकार देता है और संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये कंपलसरी है। अगर ये कंपलसरी सरकार ने करते दिखाया, मैं खुद इस मामले को कोर्ट लेकर जाकर इस मामले को कोर्ट से बाहर फेंकवा दूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे समझ नहीं आता, जो भी बात होती है, सामने आती है, कह दिया जाता है ये तो हराम है। अब देखिए, बाल कटवाना हराम है, आईब्रो बनवाना नाजायज है, तस्वीर खिंचवाना नाजायज है, सोशल मीडिया पर आप कुछ नहीं डाल सकते, ये भी नाजायज हो जाता है, वंदे मातरम आपको गाने के लिए कहा जाता है, वो भी नाजायज हो जाता है, आप डिजाइनर बुर्का नहीं पहन सकते, बैंक की नौकरी से अगर कोई घर चलता है तो उसमें आप निकाह नहीं कर सकते, वो भी नाजायज है। मुझे एक लिस्ट दे दीजिए कि क्या जायज है जिससे कि आगे जो डिस्कशंस हम करें, डिबेट्स करें, उसमें इस तरह की तकलीफ ना हो। हर चीज नाजायज है, हर चीज हराम है। देखिए मिमासा, जैसा हमारे रशीदी भाई ने बोला और हमारे तस्नीम भाई ने बोला, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं, तस्वीर लगाना लीगली कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ नहीं करता है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ये लीगल प्रेरोगेटिव नहीं है, पहली चीज़। ये मेरा बयान था एज अ लॉयर, बट एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो मजहब है, ये हम एक प्ले कार्ड अपने गले पे टांग के चलते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमको ऐसे 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 अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं, मैं वकील हूं और वो भी क्रिमिनल लॉयर हूं। चोरी में मुसलमान, डकैती में मुसलमान, तस्करी में मुसलमान, शराब के कारोबार में मुसलमान, ड्रग के कारोबार में मुसलमान, औरतों के व्यापार में मुसलमान, दह व्यापार में मुसलमान, 420 में मुसलमान। तो भाई ये आप बिल्कुल मोदी की तस्वीर ना लगाइए।
लेकिन आप एक फतवा जारी करिए कि जिन लोगों पे ये अपराध घोषित हो गए हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो हराम हैं, उनको मस्जिदों में जाने से रोकिए, उनको रोजे से रोकिए, उनको हज पे जाने से रोकिए, एक मुकम्मल इंसान बन के दिखाइए, उसके बाद इस्लाम का झंडा हिलाइए। दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मुसलमान नहीं कर रहा, तो आप एक ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा देके इनको मस्जिदों में जाना पहले बंद करवाइए, उसके बाद मोदी की तस्वीर पर आप मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर रिजवान मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात मानता हूं कि मुसलमान, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए, पास नहीं है ना, बात मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आपकी पैरों के साथ साथ दिमाग भी खिसक गया, इसलिए एक सवाल पूछना आपसे जरूरी है, एक सवाल आपसे पूछना जरूरी है। अगर कोई मुसलमान शराब पी रहा है तो मुझे भी शराब पीनी चाहिए, मुसलमान चोरी कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। ये कौन सी दलील आप दे रहे हैं? अब ये कौन सी दलील दे रहे हैं भाई? ये कौन सी दलील आप दे रहे हैं? पैरों के साथ साथ आपकी अकल भी जाती रही क्या? पैरों के साथ साथ आपकी अकल भी जाती रही क्या? नहीं, पैरों के साथ साथ अकल भी जाती रही क्या आपकी? क्या हम मदरसे में मदरसों को क्या वो डकैत चलाते हैं, वो शराब के कारोबारी चलाते हैं, वो जिना करने वाले चलाते हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? आप बीजेपी के दलाल बनकर बैठते हैं चैनल पर, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहते हुए? मौलाना जी, आपको शर्म नहीं आती? पैरों के साथ साथ आपकी अकल भी चली गई। मौलाना जी एक एक करके पैरों के साथ साथ आपकी अकल भी चली गई। ये आप डिबेट को हाईजैक करने अरे एक तो दिमाग से एक बात कहिए, अरे अगर कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो मदरसे भी वही लोग चलाते हैं क्या? इस तरह के फतवे आप इस्लाम के वही पैरोकार हैं क्या? असल जो फतवे दे रहे हैं जो कर रहा है हम भी कहते हैं कर रहा है, इसमें कौन मना करता है कि मुसलमान शराब नहीं पी रहा है? मौलाना साहब, लेकिन उनके करने से क्या हम मदरसों में तस्वीर लटका दें? नहीं, संयम में रहिए, अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं होने दूंगी। हाँ दे रहा हूँ, पीने वाला मुसलमान दे रहा नहीं है, हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। पहले से मौलाना साहब जो आदमी शराब का कारोबार करता है उसका पैसा जायज नहीं है, जो सूद का कारोबार करता है उसका पैसा जायज नहीं है। पहले से आपकी आवाज बंद कर देंगे। आप मुसलमान हो तभी आवाज बंद करने के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं सुन रहे हैं मेरी मुसलमान हो बात। तभी तो आपको पता चले, आप तो कादियानी हैं। मौलाना साहब 2 सेकंड आप औरों को मौका देंगे या नहीं देंगे? मौलाना साहब चुप हो जाइए आप 2 मिनट। पैरों के साथ साथ अकल। मौलाना साहब 2 मिनट, और मैं फिर से दरख्वास्त करूंगी सभी से, आप अपनी भाषा को संयम में रखिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, इस चर्चा को मैं यहीं बंद कर दूंगी। आगे सुनिए मेरी बात। मेरा अगला सवाल जो आप कह रहे थे, बीजेपी नेता अमन सिन्हा हमारे साथ हैं। अमन सिन्हा जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप ये जोर जबरदस्ती क्यों करते हैं, बार बार मदरसों को टारगेट आखिरकार क्यों कर रहे हैं? ये इनका सवाल है। मीमांसा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मौलानाओं और मुल्लों का जो इस्लाम है उसको हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने कई बार रिजेक्ट कर दिया है। जिस तरह के बेतरतीब इनके फतवे आते हैं, अब आप कृपया बीच में मत बोलिए। आपको टीवी पे बैठना भी आपके मौलाना कहते हैं कि अनइस्लामिक है, आप टीवी पे कैसे बैठे हैं? ये भी अनइस्लामिक है, आप ही लोगों का फतवा है। आप बोलते ही इस तरह का जो है एक्यूजेशन, यहाँ पे गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ये इस्लामिक है क्या? क्या संवैधानिक है मोदी का फोटो लगाना? क्या वापस लीजिए? कोई वापस नहीं लेंगे। आप यहाँ बैठ के जो है यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं और वो इस्लामिक है। पहले सबसे पहले फतवा जाना चाहिए। इस तरह के मौलाना और जिनका इस्लाम और जिनके फतवे रिजेक्ट कर चुके हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन, उनको टीवी पे नहीं बैठना चाहिए। तो आप क्या समझ लेंगे उसको? मौलाना साहब, अगर मैं आपको चोर बोलूं तो आप मानोगे? मैंने कुछ नहीं बोला है, आप अपनी भाषा देखिए। सारे जितने हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको शर्म आती है आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रोड्यूसर के आपके बंद कर दें, फिर आप सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, क्या पढ़े लिखे हैं बताइए? क्या पढ़े लिखे? यही आपकी तहजीब है, पढ़े लिखे। मौलाना साहब मुल्लों क्यों बोल रहे हैं वो? नहीं, क्योंकि आप दूसरे की बात अरे क्या आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो बस इंटरप्ट और डिस्टर्ब कर रहे हैं। कई मुल्लों और मौलानाओं ने ये भी फतवा दिया है कि टीवी पे बैठ के मौलानाओं को नहीं उपदेश देना चाहिए। टीवी पे जिक्र नहीं आता है क्या? बिल्कुल सही कर रही हूँ, आप चुप रहिए। 2 सेकंड आप चुप हो जाइए। आप उनसे कहिए कि मीमांसा जी अब मुझे अपना पॉइंट रखने दें। ये बस खाली डिस्कस करने के लिए आप कर रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पानी पीजिए। आप उनको पहले बोलिए कि ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें, नहीं तो मैं इससे बुरे शब्द इस्तेमाल करूंगा। मौलाना साहब 2 मिनट शांत हो जाइए। आप पानी पीजिए। अरे अपने धर्म को देखिए, हमारे आपको और आता क्या हुआ पड़ा है आपने के अलावा? आप अपनी औरतों को इंसाफ नहीं दे रहे, हमारे घरों में झांक कर देख रहे हैं। देखिए कोई तथ्य नहीं होते हैं ना, आप अपने को देखिए
देखिए ना, यहाँ पे बैठ के मैं आपकी गाली गलौज सुनने नहीं आया हूँ। ये आपकी जो तहजीब है वो दिखाता है। आप अपने आप को मौलाना कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर आप मुल्लो बोलोगे तो मैं भी गाली दूंगा आपको। मैंने कोई गाली नहीं दी है, आपकी यही तहजीब है। आप दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि आपकी तहजीब है। और आपकी तहजीब क्या है? गाली देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं मौलाना और आप दीजिए, मैं आपको क्रिमिनल कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। आप बैठ के यहाँ गाली दीजिए, मैं आपको क्रिमिनल कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। गंभीर मुद्दे पर गाली गलौज करने के लिए आ जाते हैं। टीवी पे बैठना क्या इस्लामिक है? आपके मुल्ला और मौलाना फतवा देते हैं। आप तो संयम रखिए। अरे तो संयम से बात कीजिए ना। इतने अनुभवी लोग हैं आप, देखिए सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे उसके। और नहीं, आप इसको व्यक्तिगत बना रहे हैं, आप इसको व्यक्तिगत बना रहे हैं मौलाना साहब। देखिए जरा मौलाना साहब की भाषा देखिए। नहीं देखिए, आप भी कंट्रोल में रहिए। नहीं, मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, ऐसे मौलाना साहब देखिए, नहीं आप बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। अपना पॉइंट कंप्लीट कर लेने दीजिए। उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मुझे आके धमकाइए मत। आप भी मत धमकाइए मौलाना साहब, आप भी मत धमकाइए। ये संविधान हमें भी इतना ही हक देता है। नहीं रहा हूं, आप दोनों से हट जाइए। धमकाई नहीं रहा हूं, मुझे आप बात ही नहीं करने देते। संविधान में हक आपको ज्यादा नहीं है। अंबर आप अपनी बात रखिए। ये अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम लगेगा, ये शांत हो जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंबर अपनी बात रखिए। जी देखिए, इस तरीके के फतवे जो हर बार आते हैं, कभी स्विम सूट के लिए, कभी नेल पेंट के लिए, कभी आईब्रोज के लिए, कभी न्यू ईयर्स के लिए कि हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, अब बैंक एम्प्लॉय से शादी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ मर्दों के इस बारे में सोच के फतवे निकालते हैं। औरतों के फेवर में भी कभी फतवे निकालिए कि अगर वो बैंक एम्प्लॉयज से शादी ना करें तो फिर किससे शादी करें। उनके लिए कोई मैट्रिमोनियल सिस्टम बनाएं कि उनकी शादी किन से होनी चाहिए, उनको सपोर्ट करें। उनको आप उन लोगों को बोलें कि वो अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा दें, और जो दहेज इस्लाम में लेना नाजायज़ है उसके लिए फतवा निकालें। लोगों को बोलें कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, कम उम्री में शादी ना करें। इस तरीके के फतवे कोई नहीं लाता। आप बेतुके फतवे एकदम से आ जाते हैं। आप ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन पे फतवे आए। जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे काम करें, और एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन होने के नाते एक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे फतवे दें, ना कि बेतुके फतवे आए दिन किसी भी इशू पे फतवा निकाल देते हैं। तो ये बेतुके पॉइंट है, आए दिन इन सारी छोटी छोटी चीजों से इस्लाम पे बदनाम होता है। जो बात अंबर यहाँ पर कह रही हैं, और जब हम सऊदी अरब जैसा देश देखते हैं जो कि इस्लामिक देश है, जो कि कट्टरपंथ का गढ़ माना जाता है, वहां पर महिलाओं को आजादी दी जा रही है कि इस तरह के मुल्ला और मौलानाओं के जो बेतरतीब फतवे और इस्लाम है, उसको हमारे मुस्लिम भाई बहन रिजेक्ट करेंगे। मेरा सवाल शाजिया से, सऊदी कट्टरपंथ का गढ़ है। आप 2 मिनट चुप हो जाइए। सऊदी कट्टरपंथ का गढ़ है। आप 2 मिनट, सऊदी कट्टरपंथ का गढ़ है। मैं सऊदी अरब में कह रही हूँ किस तरह से आप वहां पर बदलाव की बयान दे रही है। मैं तारीफ कर रही हूँ। सऊदी कट्टरपंथ का गढ़ नहीं है। लफ्जों को वापस मौलाना साहब, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिए। वहां पर महिलाओं को आजादी दी जा रही है, वहां पर खोल रहे हैं। आप अपने धर्म में माइंडसेट को बदलने के लिए तो आप तैयार रहिए ना। मुझे बता दीजिए ना मौलाना साहब, ये जो आपका ये जो सख्त रुख है ना आपका ये डिबेट्स में दिख जाता है। ये डिबेट्स में दिख जाता है आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं दूसरे लोगों की तरह लिबरल मुसलमान नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे सवाल मौलाना साहब पूछा नहीं कि लोग गाली सुन लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात मीमांसा जी पक्के सारे सबसे ज्यादा पढ़े। मैं अमन जी 2 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास, 2 मिनट आ रही हूँ। शाजिया से मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ इस पर। तो क्या मेरा वही है कि क्या अब माइंडसेट खोलने का वक्त नहीं आ गया है क्या? इन लोगों के कभी नहीं खुलेंगे। जो बंदा बैंक में काम कर रहा है वो सुबह से शाम तक नौकरी करके अपनी तनख्वाह पाता है, उसमें ब्याज कहाँ से आ गया? और जो लोग बैंक में काम नहीं भी कर रहे हैं, उन्होंने पैसा डाल के ब्याज ले रखी है, तो वो उनके लिए कोई फतवा नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ जो सुबह से शाम तक नौकरी करके कारोबार है, वो अपनी मेहनत का पैसा ले रहा है। जो बंदा बैंक में काम कर रहा है वो अपनी मेहनत की कमाई ले रहा है, वो उसमें सूद का कहीं से कहीं तक कुछ वो ही नहीं आता। और रही बात जो उसकी जो ये इसके के लिए कि मदरसों में और उसमें अभी जो एक मदरसे में 51 लड़कियां पकड़ी गई थी, तो क्या ये धर्म सिखाता है कि मदरसों में लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार करो? अगर आप इतना ही धर्मों के चप्पे चलते हुए अगर फतवे निकालने हैं तो इंसान बन जाओगे। अगर धर्म का पहरेदार है, वो धर्म की रक्षा करने के लिए है ना। एक मिनट, मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं। मुफ्ती जी, मुझे एक बात बताइए, धर्म को ढाल बनाकर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो हर मामले में वो दिखाई देता है कि धर्म को आगे बढ़ा दीजिए कि हाँ जी ये तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। शरीयत के हिसाब से क्या पूरा देश चलेगा क्या? आप मोहतरमा, मैं आपको बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहूँगा, चूँकि मदानत से हमने सुना है आप सबको
इम्पोर्टेंट क्या है कि धर्म का आड़ लेकर किसी चीज़ को कभी नहीं भुनाया गया है। मैंने हमेशा इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है और इस्लाम ने दर्शाने की कोशिश ये की है कि ए लोगों, तुम्हारे उसूल और ज़ाब्ते जीने के, मरने के, खाने के और पीने के, रहने के, पहनने के, हर वो उसूल ज़ाब्ते इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले बनाए हैं, जो कि तमाम धर्मों के रिफॉर्म होने के बाद एक रिफॉर्म धर्म आया जिसे इस्लाम कहते हैं। इस इस्लाम ने उन तमाम चीज़ों को हमारे सामने पेश कर दिया और वो पेश इस तरीके से कर दिया, सलीके के साथ जीने के, मरने के, बहनों के, भाइयों के, जवानों के, बूढ़ों के, बच्चों के पैदा होने से लेकर के मरने तक के तमाम असलूब तैयार कर दिए। ये असलूब तैयार इस्लाम ने कर दिया है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम मुस्लिम हैं, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारे ऊपर जुल्म करते हैं और अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको जवाब देना पड़ेगा। और फतावे की जहां बात होती है तो फतावा किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है, बल्कि फतावा नाम है ओपिनियन का जो आपको दिया जाता है। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। उलमा या मुफ्तियान इकराम आपके ऊपर आकर जुल्म और जबर नहीं करते डंडे लेकर के कि आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन फोटो लगाना ये तो आप मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाती है, तो आप अलग क्यों भागते हैं? ये एक अहम सवाल है आज के दौर में। और अमन जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास जा नहीं पाई। तो उत्तराखंड सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई जाए, लेकिन मदरसों को इस पर आपत्ति है। और जो बेतुके फरमान जारी किए जाते हैं, जो हाल ही में किया गया कि अगर बैंक में कोई नौकरी करता है तो वो भी हराम की कमाई होगी, तो ऐसे घरों में अपनी लड़कियों को ना सौंपा जाए। इस सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अमन जी, मैं आपके पास नहीं आ पाई थी। अब आरोप आप पर यह लगा रहे हैं कि ये जोर जबरदस्ती करने की कोशिश हम आपकी ओर से हमेशा क्यों होती है? आप थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये जोर ज़बरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा मीमांसा जी कि पिछले 70 सालों में जो कोई मुसलमानों के लिए नहीं कर पाया, आधी मुस्लिम जनसंख्या जो है वो इस डर में जी रही थी कि कब उनको सडन ट्रिपल तलाक दे दिया जाएगा, तलाक बिद्दत। अगर किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एफिडेविट में स्टैंड लिया और ट्रिपल तलाक की प्रथा को खत्म करने की तरफ अपनी भूमिका निभाई, इस पर ताली बजानी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार, इस पर आपकी बात पर ताली बजानी चाहिए। माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट भी आप ही लेंगे। आप डिस्टर्ब मत करिए, आपके पास बोलने के लिए भी नहीं है, तो आप तरफ मत करिए। कम से कम थोड़ी सी शालीनता औरतों की मेहनत आप क्रेडिट आप ही कह रहे हैं। हाईएस्ट एलोकेशन माइनॉरिटी पिछले 4 साल से झूठ बिक रहा है, तो वो पिछले 4 साल से झूठ बिक रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बिक रहा है। मौलाना साहब, जुमला बिक रहा है। बताइए मुझे, विकास पर कभी बात करते हो अमन सिन्हा? नहीं, विकास पर कभी बात करते हो? मौलाना साहब, कभी विकास का एक आध काम बताया आपने या प्राइम मिनिस्टर ने? सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई बात होती है? मौलाना साहब, एक बार मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप जरा। अगर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से आपको अगर इतनी नफरत है, मौलाना साहब बात तो सुन लीजिए। अगर आप उनकी गरिमा से जिला रहे हैं, पर भी औरतों को क्या दे दिया वो बता दीजिए कम से कम। मौलाना साहब, आप ये तो बता दीजिए, चेहरा अगर आपको इतना ही नापसंद है, आप अनुदान मदरसे क्यों अनुदान लेते हैं सरकार से? बंद कर दीजिए ना, हमारा आप खुद चलाइए मदरसों को। नहीं, हमारा इस्लामिक उसूल है। मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकार की मदद पे मदरसे चल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और सरकार की मदद छोड़ देनी चाहिए। आप क्यों नहीं करते? आप अपनी पहल कीजिए ना, खुद चला लीजिए। आप सरकार से क्यों अनुदान लेते हैं? ये कहेंगे कि वंदे मातरम बोलो, उसके बाद ये कहेंगे कि वहां पूजा शुरू करो, उसके बाद ये कहेंगे कि सारे भगवाधारी बन जाओ। मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। छोटे मुस्लिम बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, इसीलिए लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। इन मुल्लाओं मौलानाओं के इस्लाम को, इनके बेतुके फतवों को और मुस्लिम समाज हर बार रिजेक्ट करता है और ये अपनी दुकानें चला रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहन उसको कई बार मौलाना साहब, आप ही बोलते रहेंगे। एक मिनट, दूसरों को प्लीज यहाँ पर आने दीजिए। आपने क्यों मुझे बुलाया है? तहसीन, हाँ, आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल ये था कि अगर इतनी ही नफरत है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से, तो मदरसों को अनुदान नहीं लेना चाहिए सरकार से। 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पिछले 7 साल में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए। जवाब दीजिए तहसीन। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं दूसरी बात अपना दूसरी तर्क रखना चाहता हूँ आपके टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है उस पर। क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन मैं हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों की पढ़ाई करता हूँ और काफ़ी गहराई से पढ़ाई करता हूँ। और इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी ने पढ़ा है, और मैंने पढ़ा है बड़े गहरेपन से, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान थे। उनकी वाइफ जो थी एक डिवोर्स लेडी थी उस ज़माने में, जब वे 25 साल के थे और 40 साल की बिजनेस वूमन थी।
ये जो आपके शो पर आकर लोग कहते हैं कि औरतों को इनसे शादी नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम में इस तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहिए, इन्होंने किसी ने शायद इस्लाम की ना पढ़ाई की है ना कुछ इस्लाम के बारे में जानकारी डालते। और प्रॉब्लम ये है, मैं इसलिए नास्तिक हूं कि कोई भी धर्म इंक्लूडिंग इस्लाम, ये सारे धर्म कंट्रोल करते हैं मैन, इसलिए आदमी लोग हमेशा बाय नेचर पेट्रियार्कल होते हैं और धर्म बाय नेचर पेट्रियार्कल हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट्रियार्कल नहीं थे, बहुत प्रोग्रेसिव इंसान थे, और उस वक्त अगर उन्होंने एक इतना प्रोग्रेसिव धर्म का इंट्रोडक्शन करवाया तो आज हमें समय के साथ इसे और प्रोग्रेसिव बनना चाहिए। कुरान का इंटरप्रिटेशन वही है, लेकिन आप ये कुरान का इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते? माने कुरान में एक सूरा है कि अगर कोई चोरी करता तो हाथ काटना चाहिए, क्यों आप हाथ नहीं काटते हो? क्यों आप आपके हिसाब से सहूलियत के हिसाब से आप कुरान से देखिए, आपने जो बात आप कह रहे हो बहुत अच्छी बात रखी है। आपने कहा कि धर्म को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन कोई अगर प्रोग्रेसिव कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना। हुकूमत में हम नहीं हाथ काट सकते, हमारी हुकूमत आ जाए मैडम साहब, तहसीन को जवाब तो देना दीजिए। मैडम नहीं, आपने सही बात कही, बिल्कुल धर्म को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यही तो हम बात कर रहे हैं। मैडम हमारे बिल्कुल, और मैडम नरेंद्र मोदी जी या वजीर आजम की फोटो लगाना ये प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर ये रूल आता है, अब तक ये रूल नहीं आया है, मैं खुद कोर्ट में जाकर इस रूल को बाहर फिकवा दूंगा। तहसीन, जब प्रधानमंत्री आपके शासनकाल में रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनकी तस्वीरें लगती थी तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती थी। किसी मदरसे में नहीं लगती, मदरसों में नहीं लगती, किसी की भी व्यक्ति की। मैडम मेरी बात समझिए, मैडम मेरी बात सुनिए, चलिए अमन, मैडम मेरी बात सुनिए जी, अमन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। एक मिनट मैडम मेरी बात सुनिए जी। जो तथ्य है वो ये है कि पूर्व में भी जहां गवर्नमेंट एडेड मदरसे थे वहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है, क्योंकि ये सारे जो है ये देश की सॉवरेनिटी के सिंबल है। और नहीं, आपको नहीं पता है, ये सब एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस है। अरे आप तो अभी मदरसों को गाली गलौज कर रहे थे, आप कह रहे थे कि उन मदरसों को गवर्नमेंट एड नहीं लेना चाहिए। झूठ बोलते हो। कई मदरसे एक मदरसे का नाम बताइए, गवर्नमेंट एड पे चलते हैं, एक मदरसे का नाम हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां जो भी गवर्नमेंट एड से चलता है वहां पे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चित्र लगता है। जी नहीं, और मुझे नहीं पता चलता मदरसे में ना कभी पहले लगी, यहाँ पे मौलाना लोग बैठ के टीवी पे ये बात बोल सकते हैं, अपना डिस्प्ले दे सकते हैं, अपने चित्र लगाते हैं, और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री का चित्र जो पूरे एक हिंदुस्तानी का प्रधानमंत्री है, आप उसकी गरिमा को गिराएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, इसको सहन नहीं किया जाएगा। संविधान नहीं है मौलाना साहब, जो आपके मंत्री खड़े होकर मौलाना साहब एक मिनट, डॉक्टर रिजवान यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। संविधान में नहीं लिखा है, उसके अलावा और भी कानून है। गिरिराज सिंह ने ये कहा है, अभी हमने बाइट सुनी है कि गैर संवैधानिक है न लगाना। आप बताइए संविधान में कहाँ लिखा है? नहीं ठीक है मौलाना साहब, आपने अपनी बात रख दी। डॉक्टर रिजवान यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संविधान में थोड़ी लिखा होगा, झूठ बेच रहे हो, इंस्ट्रक्शंस है, झूठ बेच रहे हो, क्या क्या लिखा है? मौलाना साहब 2 सेकंड देखिए, आपको पता ही नहीं है क्या होता है। माशा, इस बात को एज अ लॉयर मैं बार बार कह रहा हूं, अमन जी एक मिनट, फोटो लगाना डॉक्टर रिजवान कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ डॉक्टर रिजवान सिन्हा साहब, मैं बार बार बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली शायद ये स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा कि प्रधानमंत्री की फोटो मदरसे में लगनी चाहिए। एज अ लॉयर मैं गलत बात नहीं बोल सकता, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान से लेके मिडिल ईस्ट आप घूम आइए, पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस और मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट एडेड और मिडिल ईस्ट में वहां के राजाओं की फोटो हर जगह लगती है। सिन्हा साहब एक मिनट, सिन्हा साहब प्लीज, हर जगह लगती है, आप मिडिल ईस्ट जाके घूम आइए। तीसरी बात में बादशाह मैं आपसे करना चाहता हूं, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, किसी को भी आप डिबेट में बुलाइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, जो भी आपका फॉर्मेट हो जी, लेकिन मौलाना को बुलाने से पहले 11वीं क्लास की कम से कम मार्कशीट देख लिया करिए। कुछ तो पढ़े लिखे मौलानाओं को बुलाइए। आपकी मार्कशीट डॉक्टर रिजवान, आप किसी मौलाना को बुलाइए, ये जाहिल लोग डॉक्टर रिजवान प्लीज डोंट बी अनएजुकेटेड। नहीं डॉक्टर रिजवान, मौलाना साहब 2 सेकंड है, ये ट्रैक जानकारी है, मार्कशीट है इस्लाम की आपके पास। देखिए चर्चा फिर डिरेल हो रही है। 2 सेकंड है आपके पास, कोई मदरसे की डिग्री है, पढ़ा हो, किसी मदरसे की डिग्री है आपके पास, लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए।
आप इस्लामी स्कॉलर हैं, आपके मदरसे की डिग्री है आपके पास, कहां से इस्लामी स्कॉलर हो गए भाई आप? दिस इज माय कहां से एडवाइस इस्लामी स्कॉलर हो गए? आप बताइए कौन से मदरसे से पढ़ा है आपने? कौन सी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपने? रखा जाता है तो बता दीजिए ना कि वो 12वीं क्लास। अरे इस्लामिक स्कॉलर बनते हैं आप कौन से मदरसे से पढ़े हुए हैं? नेशनल इस्लाम कहां से सीखा है आपने? मौलाना को बुलाते हैं, एक आप कादियानी है। मुझे कुछ कहना है, आपके तो पैरों के साथ, मुझे कुछ कहना है, मुझे 1 मिनट चाहिए। आपकी तो पैरों के साथ साथ अकल भी चली गई, इकट्ठी करवा दीजिए, सब अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए। आपकी तो पैरों के साथ अकल भी चली गई भाई। मुझे 1 मिनट चाहिए सिर्फ। दिस इज नॉट पर्सनल मिमाशा, दिस इज नॉट पर्सनल। मैडम मुझे 1 मिनट चाहिए, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। तो 12वीं पास का सर्टिफिकेट। डॉक्टर रिजवान देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, ये हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। आज हमारी जो चर्चा हो रही है, मैडम मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। डॉक्टर रिजवान 1 मिनट देखिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और यही मैडम मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, फिर मैं 1 मिनट। मैं सिर्फ मुफ्ती 1 मिनट मंजूर जियाई साहब भी हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब मुझे आप एक बात बताइए, सिर्फ 1 मिनट। हाँ तहसीन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? और सिर्फ 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको दे रही हूं, फिर मैं जा रही हूं मुफ्ती साहब के पास। जो लॉयर्स जी जो आपके लॉयर साहब ने इस डिबेट में जिन मुल्कों का एग्जांपल दिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट, ये इनमें से एक भी मुल्क जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के हिसाब से ये मेरा अधिकार होगा, फंडेड हो या नहीं हो, मैं किसकी तस्वीर लगाऊं। दूसरी बात, जो उन्होंने ये एरोगेंटली स्टेटमेंट लिया, 11वीं 12वीं की मार्कशीट देखना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, तो इंसान की जो वैल्यू है ये पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, किस तरह के इंसान ही उससे आती। प्लीज इस तरह की एरोगेंट बातें, और आप जमहूरियत के बारे में नहीं जानते हो तो उसकी बातें ना करो। हमारे संविधान में ये कहीं प्रावधान नहीं है। When you appoint a chaprasi, you ensure that he is 12th pass. मैं कोर्ट से when you employ a chaprasi, you ensure that he is 12th pass. Understand? You ensure this. This is not 1400 years back. This is 2018. जब आप चपरासी भी रखते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि वो 12वीं क्लास पढ़ा हो। I'm not interested in speaking to an arrogant person like you who is so classist. I am not interested in speaking to an arrogant classist person like you. You have no shame that you insult people this way. तहसीन, please, आपसे रिक्वेस्ट है, आप दोनों चुप हो जाएं। How dare you tell that man that he is not educated? What is your arrogance about? Your parents paid for your education. Is that your arrogance? Don't you ever be arrogant in front of me. This is not arrogance. This is the I will throw it out of court. 2018. I will go to court and throw it out. And come in front of me in court. I will destroy you in court. और लेना है, मुझे वाइंड अप करना है। डॉक्टर रिजवान, तहसीन, आपसे रिक्वेस्ट है, मिस्टर तस्लीम, प्लीज। ये 21st सेंचुरी की जरूरत है। ये एरोगेंस नहीं है। Don't ये keep your arrogance within your, keep your arrogance inside you. Don't insult people. हमारे लीडर्स 9th फेल नहीं होने चाहिए। डॉक्टर रिजवान, हमारे लीडर जाहिल नहीं होने चाहिए। डॉक्टर रिजवान, मैं क्या ये जरूर सवाल लोगों का पूछूं इंसल्ट नहीं कर सकते। This is not arrogance. 2 सेकंड प्लीज, आप शांत हो जाइए। This is not arrogance, Mr. Tasneem. डॉक्टर This is not arrogance. अरे ये तो This आपकी is the फितरत need में of the दाखिल है। community. आप तो First of all, use your brain and get my name correct. It's tech. मुफ्ती साहब, मुझे आप एक बार, मौलाना साहब प्लीज, ये प्रीपेड और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर मुझे चर्चा नहीं चाहिए। प्लीज आप चुप हो जाइए 2 सेकंड के लिए। मैं अपना आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए, मदरसों में राष्ट्रगान की वीडियोग्राफी हो, ये अगर आदेश दिया जाता है, मदरसों को पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी देना जरूरी किया जाता है तो तकलीफ हो जाती है, मोदी की तस्वीर लगानी है उस पर तकलीफ हो जाती है। जब इतनी बार आप आपत्ति दर्ज करते रहते हैं बार बार, तो आपके ऊपर क्यों नहीं शक पैदा होगा? ये बताइए मुझे मुफ्ती साहब। बार बार हर बात पर आपत्ति। मीमांसा, मैं आपको बहुत ही खास बात मीमांसा मैं आपको बहुत ही खास बात इस मौजू पे बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी हुकूमत इस बात पे बावर हो जाना चाहिए कि मुसलमानों के इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते क्या है। चूंकि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों से जब आपकी बातें टकराएंगे तो यकीनन हिंदुस्तान का मुसलमान, एक संजीदा मुसलमान, यकीनन उसका अपोज करेगा। वजह यह होती है कि हमारे पास असलूब और ज़ाब्ते हैं। अगर आप उस असलूब और ज़ाब्ते के खिलाफ कोई बात करेंगे तो चाहे हुकूमत करे या कोई और करे, यकीनन हम उसका अपोज करेंगे। हमारे सामने इंपॉर्टेंट पहलू यह होना चाहिए, हुकूमत उलमाए मिल्लत इस्लामिया से रजू करे, उनसे गुफ्तगू करे, उसके बाद कोई ऐसी बात है सामने मुसलमानों के ऊपर कराइए। लेकिन कितने ज्यादा मदरसे थे, उन्होंने ऑनलाइन अपना डेटा देने से मना कर दिया। ये सिर्फ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सिर्फ मोहतरमा सुनिए, मीमांसा लखनऊ का हज हाउस भगवा कलर का कर दिया गया। अब सारे मदरसे को भगवा कलर करवा दीजिए। तो सिक्योरिटी, कल ताजमहल को भगवा कलर करवा दीजिए। आप अब पूरे हिंदुस्तान को भगवा कलर में रख दीजिए। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी संस्कृति सामने ला रहे हैं आप? ये कौन सा चीज आप मुसलमानों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक पदों को भी भगवा करना चाहते हैं। अब सुनिए
कहना चाहते हैं ताजमहल को भी व्हाइट से भगवा करवा दीजिए। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसमें जगह जरूर होनी चाहिए लॉजिक। लेकिन हर धर्म का सम्मान नहीं है। सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, इसलिए अपना माइंडसेट जो है वो जरूर खोलना चाहिए और हर धर्म में गुंजाइश बनी रहती है। सरकार इसलिए आई है क्या? हम इतना कहना चाहते हैं, मुसलमान को क्या करना है, इसलिए थोड़ा है ये सरकार इसलिए आई है कि रोजगार वक्त खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि एक और दिन इस पर अब बहस करनी होगी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।